हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी, सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, अटेंडेंस लगवा लीजिए। और सीआर आ गए हैं? हसीब नहीं आए हैं। खैर, मैसेज करते हैं आप लोग ग्रुप पे कि क्लास ज्वाइन कर लें, अटेंडेंस स्टार्ट हो रही है। तला इस्लाम, प्रेजेंट सर। शुएब हुसैन, हमजा फ़हीम, हमजा फ़हीम, याहिया मलिक, अब्दुल मोइज़, प्रेजेंट सर। अब्दुल मोइज़ प्रेजेंट है। प्रेजेंट। हसीबुर रहमान, हसीब, फैसल रजा, प्रेजेंट सर। तैमूर हमीदी, तैमूर हमीदी नहीं है। आसिफ अजीम, अवैस अली, गुलाम मोहुद्दीन, गुलाम मोहुद्दीन। ये बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं, किसी का राब्ता हो तो पता करें कि क्यों नहीं आ रहे हैं। मिनहाज, शकीबा, प्रेजेंट सर। इकरा, प्रेजेंट सर। अनीका, अनीका प्रेजेंट है। मोहम्मद उजैर, मोहम्मद उजैर, मुस्कान, मुस्कान नहीं है। अम्मार जमाल, अम्मार, हुसैन नकवी, प्रेजेंट सर। नजीब, प्रेजेंट सर। अब्दुल वासे, अब्दुल वासे, रबियान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। अब्दुल हसीब, प्रेजेंट सर। शहबाज अहमद, शहबाज नहीं है। जैनब, जैनब, सबूर अली, जफीर, जफीर जमाल। बहुत लोग एब्सेंट हैं यार आज। फरहीन कलीम, फरहीन कलीम, प्रेजेंट सर। हमना, हमना एब्सेंट। कमर, प्रेजेंट सर। दयान, दयान, रिजा, रिजा, उकाशा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। उकाशा, उकाशा नहीं है। गुलाम मुर्तजा, प्रेजेंट सर। अफराज आलम, अफराज आलम। बस ठीक। कोई रह गया तो बता दे जल्दी से। सर मैं अभी अभी आया हूँ डेमो। और कोई? बाकी हो गए सारे? चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ और स्लाइड नज़र ये आ रही है आप सबको? बताइए। हेलो क्लास, यस सर। भाई रिस्पॉन्ड करते रहे साथ साथ। स्लाइड नज़र आ रही है आप सबको? यस सर। अच्छा देखिए, इसमें हम लोगों ने सिंगुलैरिटी फंक्शन स्टार्ट किए थे, तो हमने ये पहला फंक्शन, ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये देखा था, ठीक है ना। और इसको हमने तकरीबन तमाम काम यूनिट स्टेप पे कर लिए थे। इसके अलावा दो फंक्शंस हैं, इसमें से रैंप हमने इतना इस्तेमाल नहीं करना और इम्पल्स भी इतना इस्तेमाल नहीं करना। स्टेप ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इम्पल्स को हमने लेकिन देखना है यहाँ पर। तो जरा आगे चलते हैं। ये हमने देखा था यूनिट स्टेप, जिसमें बता रहे थे कि ब्रैकेट जब नेगेटिव हो, मैंने बताई थी ना बात कि, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा। ये देखिए, मैंने ये बात बताई थी कि u के साथ ये जो ब्रैकेट है, अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका पूरे का आंसर जीरो हो जाएगा।
और अगर u के साथ ब्रैकेट का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट की हुई है। देखें आप, वो क्या कह रहा है, t अगर लेस देन 0 है यानी नेगेटिव, तो यहाँ पर t लेस देन 0 का मतलब -1 है या -2 है, तो -1 -2 कुछ भी यहाँ रखेंगे तो ब्रैकेट का रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0। और t ग्रेटर देन 0 हो तो t के लिए जो भी पॉजिटिव रखेंगे आप तो आंसर पॉजिटिव होगा, तो आंसर विल बी 1। ठीक है ना। तो ये मैंने जनरलाइज बता दिया था कि ब्रैकेट का रिजल्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो आंसर इसका 0 या 1 हो जाएगा। ठीक, ओके। इसके बाद ये हमने इसकी शिफ्टिंग भी कल हमने सीख ली थी कि कैसे होती है, और फिर हमने ये इसका फिजिकल सेंस भी कल सीख लिया था। भाई आप लोग मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। यहाँ तक हमने कर लिया था ना, बताइए। ये करंट था, ये वोल्टेज थी, ये दोनों मैंने फिजिकल सेंस आपको बता दिए थे। हाँ, इसके बाद ये हमारे पास एक नया फंक्शन आता है, हेडिंग दीजिए यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अच्छा, ये जो लफ्ज आ रहा है ना इम्पल्स, ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी इम्पल्स का लफ्ज सुना होगा। इम्पल्स, इम्पल्स से क्या मुराद होती है? इम्पल्स, इससे मुराद कुछ ऐसा नहीं होता कि सडनली, अचानक। इम्पल्स, एक कोई चीज अचानक हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स फंक्शन रिप्रेजेंट होता है सिग्मा टी से, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे यूनिट इम्पल्स होता है यूटी से, ये यूनिट इम्पल्स है, तो सिग्मा टी किसके लिए इस्तेमाल होगा? यूनिट इम्पल्स फंक्शन के लिए। यानी ये यूनिट स्टेप हो गया, ये यूनिट इम्पल्स हो गया। क्या कह रहा है, ये हर जगह 0 होगा एक्सेप्ट t इक्वल टू 0, वहां पर ये अनडिफाइन होगा। ये बड़ी अजीब सी चीज हो गई। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जरा चेक करें कि हर जगह इसका फंक्शन की वैल्यू 0 है, सिग्मा टी हर जगह 0 है एक्सेप्ट t इक्वल टू 0 पर। और t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये ऊपर जा रहा है, कहाँ तक? कहाँ तक? इन्फिनिटी। ये बना हुआ है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसको हम कहते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन। बेसिकली ये कैसे अचीव होगा? ये इस तरह से अचीव होता है। ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? द डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन ut इज द यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यानी यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर आप डेरिवेट कर दें तो ये चीज आ जाएगी। तो आज जरा यूनिट स्टेप फंक्शन देखते हैं वो कैसा होता है। ठीक है, ये मैंने इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। ये 0 था यहाँ पर, यहाँ पर ये चेंज हुआ और 0 से कहाँ पहुंच गया? 1 पर। ठीक है ना, और फिर ये 1 पर कांस्टेंट हो गया। ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। अब अगर मैं इसको डेरिवेट करूं तो मुझे बताएं 0 की डेरिवेशन क्या होती है? बताइए जल्दी से, बताओ ना। हेलो, 0 होगी। और अगर 1 को डेरिवेट करूं, वो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। ये भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला ग्राफ इधर भी 0 होगा, ये वाला ग्राफ इधर भी 0 होगा, दोनों जगह पर ये 0 रहेगा। t लेस देन 0 के लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि आप इसको डेरिवेट कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? बताइए। यस सर। अच्छा, अब जब हम 0 टाइम पर डेरिवेट करेंगे ना इस जगह पर, तो इस जगह पे आप देख रहे हैं कि ये 0 से 1 ट्रांजिशन हो रही है, मगर इसमें टाइम कितना लग रहा है? बताएं, इस ट्रांजिशन में टाइम कितना लग रहा है? 0 टाइम में हो रहा है, क्योंकि टाइम तो एक्सिस बढ़ ही नहीं रहा ना। यानी ये एक्सिस तो बढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ 0 टाइम में ऊपर जा रहा है। इसका मतलब चेंज इन टाइम जो है वो यहाँ पर कितना है? 0। तो अगर मैं चेंज इन टाइम में यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। तो बेसिकली आप यूनिट स्टेप को जब डेरिवेट करते हैं तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन आता है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। ये मैं रब कर देता हूँ सारी चीजें। देखिए, ये द डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज द यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ये नोट कर लें, ग्राफ बना लें। ये आगे चल के काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यहाँ पर आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखनी है, इसका इस्तेमाल इतना नहीं होगा। यहां तक क्लियर बात सबको? जी, यस सर। आगे चलो। यहां तक क्लियर है? आगे चलो। यस सर। ओके, नेक्स्ट हमने रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन देखना था। ये मैंने कल करवा दिया था आपको कि किस तरह से रेक्टेंगुलर पल्स बनती है। कि आप दो फंक्शन दे देते हैं यूनिट स्टेप के, एक कौन करवाया, फिर दूसरे को उसी एम्पलीट्यूड से ऑफ करवा दिया, तो नेट रिजल्ट ये चीज बन जाएगी। तो ये कल हम देख चुके हैं, देख लिया था ना कल हमने? बताइए, हो गया था ना? बल्कि मैंने काफी तरीकों से करवा दिया था इसको। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताएं, यहीं पर मैं आपसे पूछता हूँ एक चीज। एक मेरी चीज मेरे ध्यान में आई कि अगर अगर मेरे पास ये लिखा हो 2ut, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? आप कहेंगे सर इसका ग्राफ होगा, चेंज कर लेते हैं हम, ये 0 है
और यहाँ 2 है, तो ये बढ़ेगा इधर और 2 पे चला जाएगा। सही बनाया मैंने? यस सर। अच्छा, इसी को मैं अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये चीज लिखी हो 2 ऑफ u माइनस टी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कन्वर्ट हो गया। देखें रूल, देखें रूल क्या था, ब्रैकेट जब नेगेटिव हो नेगेटिव इंफिनिटी की तो तरफ आंसर, चला गया। अरे सुन तो लो, तो आंसर 0 होता है ना। ब्रैकेट का रिजल्ट नेगेटिव हो तो आंसर 0 आता है ना, बोलो ना। यस सर। रूल तो यही है ना। तो अब बताएं ये क्या टी की वैल्यूज हैं, ये टी की वैल्यूज पॉजिटिव है ना, 1 2 3 4। तो जब मैं यहाँ 1 रखूंगा तो आंसर -1 हो जाएगा, जब 2 रखूंगा तो आंसर -2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस एंड पर ये 0 रहेगा। क्या ख्याल है आपका? यस सर। और इधर देखिए आप -1 -2 -3 -1 -2 -3, तो -1 यहाँ रखता हूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ब्रैकेट का रिजल्ट प्लस आ जाएगा यानी 1, तो ये ग्राफ 2 पे बन जाएगा, यानी ये ग्राफ बनेगा इसका। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो ये भी एक चीज थी जो मैंने कल बतानी थी, शायद भूल गया मैं बताना। ओके, आगे चलिए। दिस इज द क्वेश्चन, पढ़ें क्या कह रहे हैं। evaluate each of the following at t equal to 0.8 सेकेंड। ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई कर सकता है या चलो छोड़ो यार, टाइम जाया होगा। मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट ए कर देता हूँ, फिर बी को देख लेंगे हम होमवर्क देने के लिए। ए क्या लिखा हुआ है, 3 ut -2 u ऑफ -t, देखो -t आ गया इसका, प्लस 0.8 u 1 -t। अच्छा आप एक बात बताएं, t कितने पे निकालना है मुझे बताएं? 0.8। हाँ, तो आप बताएं इसमें 0.8 रखूंगा तो आंसर ब्रैकेट का प्लस आएगा या माइनस? प्लस में आएगा। तो ये 1 हो जाएगा। यस सर। तो 3 आ गया नीचे, 3 1 3। यस सर। अच्छा 0.8 मैं यहाँ रखता हूँ 0.8, तो आंसर -0.8 यानी ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगी। यस सर। 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये -2 × 0 0। 0 हो जाएगा। और जब मैं यहाँ रखूंगा 0.8 तो 1 - 0.8 कितना होता है? 0.2। 0.2। और 0.2 प्लस है ना, 0.2 यस। यस सर। तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। इसके लिए 1 हो जाएगी। तो 1 × 0.8 आंसर इज 0.8। 1 तो 0 ओवरऑल आंसर क्या आया? 3.8। ये आपका रिजल्ट है। क्या ख्याल है? यस सर। बात समझ में आई? पार्ट बी और सी, पार्ट बी और सी होमवर्क दे दूं? जी सर। ट्राई करिएगा। यस सर। बड़ा मजेदार सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। आराम नहीं होगा, फंस जाएगा, कोई फंसेगा नहीं, हो जाएगा। फंसे तो बता दीजिएगा। सही है? यस सर। इसमें कोई सवाल किसी का? नो सर। इसको सॉल्व लाजमी करना है आपने, फिर मुझे बताना है नेक्स्ट वीक कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है? ओके सर। हाँ, यहाँ से अब हमारे मेन सर्किट स्टार्ट हो रहे हैं। हेडिंग दीजिए ड्रिवन आरएल सर्किट्स। बहुत मेन चीज है भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्लास में बाकी बच्चे आए या नहीं आए अभी तक? कुछ बच्चे आए हैं यार, अभी भी काफी कम है। ये बड़ा मेन काम है हमारा। तो अटेंडेंस मुझे दोबारा बता दो जल्दी से, जब तक आप लोग हेडिंग दीजिए। जो नए बच्चे आए हैं जल्दी से बता दीजिए। सर हमजा फहीम 200506। 0506 हमजा फहीम लगा दी। और हमना हमना आईडी बताओ। 0597। हमना 597। और बताओ। शहबाज गुलाम मोई शहबाज अहमद आईडी बताओ। 0586। ठीक है, हो गई। और सर गुलाम मोहिद्दीन 20 के 0536। 536 जी सर। ठीक है, हो गया। गुलाम मोहिद्दीन इतने दिन बाद आ रहे हो तुम यार, इतने दिन से एब्सेंट थे। सर वो नानी का इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं मिड से पहले भी एब्सेंट थे ना? जी जी। पहले इंतकाल हुआ था। नहीं नहीं जी 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 जी। चलो खैर, और बताएं भाई, हो गए सारे? 0587। 0587 ठीक है। और अब्दुल वासिर 0562। 562 जल्दी जल्दी बताएं। और कोई? 0551 सर। 551 हो गए। और बस चलें। अच्छा भाई देखिए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आप सबको मेरे साथ रहना है और अटेंटिव रहना है। ये है ड्रिवन आरएल सर्किट्स। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने लास्ट
यानी मिड से पहले जो हम काम करते थे, तो आपको मैंने बताया था ना कि हमारे पास 3 किस्म के सर्किट्स आएंगे। याद है आप लोगों को? एक पहली किस्म क्या थी? सोर्स फ्री। याद है आप लोगों को? सोर्स Yes, फ्री। sir. और दूसरी किस्म क्या थी जिसमें अचानक सोर्स आ जाए? और तीसरी किस्म क्या थी? नहीं रुको, Source add हो जाए. नहीं रुके। पहली क्या थी? सोर्स लगी हुई है, अचानक सारी सोर्सेस खत्म हो गई, सर्किट में सिर्फ स्टोरेज एलिमेंट रह गए, तो वो सोर्स फ्री सर्किट बन गया। ये हमने पढ़ लिया मिड 1 से पहले, इसका पेपर भी दिया आप लोगों ने। उसका दूसरी टाइप क्या है कि एक डेड सर्किट पड़ा हुआ है जिसमें कोई सोर्स नहीं है, अचानक आप एक सोर्स लगाते हैं। और तीसरा क्या था कि जिसमें ऑलरेडी कोई सोर्स लगी हुई है, उस सोर्स में आप मजीद इजाफा कर दें या उस सोर्स में मजीद कुछ कमी कर दें, यानी उस सोर्स को छेड़ दें, मजीद कोई सोर्स नहीं लगाते हैं, कोई नई सोर्स हटाते हैं, जो भी। ठीक है ना? तो इन दोनों का जो हमने नाम नहीं बताया था, वो इसलिए नहीं बताया था कि इन दोनों को कंबाइंडली हम कहते हैं ड्रिवन सर्किट्स, इसलिए मैंने नाम नहीं बताया था आपको। याद है ना? आप लोग पूछते थे सर उसको क्या कहते हैं? तो इन दोनों को कंबाइंड हम क्या कहते हैं? ड्रिवन सर्किट। इसका मतलब ये कि बड़ी आपकी जिंदगी आसान हो गई। ये सोर्स फ्री आप पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ आप ड्रिवन सर्किट पढ़ेंगे, टाइप 2 भी हो जाएगी कम इसमें और टाइप 3 भी हो जाएगी इसमें। समझे बात मेरी? Yes, sir. बल्कि हकीकत एक बात बताऊं आपको, ये जो ड्रिवन सर्किट की टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं ना, जनरल टेक्निक है। इसका मतलब ये कि ये इसको भी इंक्लूड कर लेगी, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ ना इससे, वो भी हो जाएगा। मगर जाहिर है ये एक आसान चीज है, इसको हम सॉल्व इससे क्यों करेंगे? हम तो आसानी का फार्मूला, जैसे आरएल सर्किट है, तो आरएल में सोर्स फ्री का फार्मूला कितना आसान है? क्या था, याद है किसी को? मिड में जो दिया है यही था ना? Yes, sir. तो अब इतना आसान फार्मूले को हम क्या जरूरत है टी1 में घुसे? तो सोर्स फ्री तो हमारे इस फार्मूले से हो जाएगा। ठीक है ना? इस फार्मूले से हमारा सोर्स फ्री हो जाएगा। तो हम ड्रिवन सर्किट्स पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ये दोनों सर्किट्स हम इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, ड्रिवन का क्या मतलब होता है? कि जिसके साथ सोर्स लगी हुई हो। देखिए ड्रिवन का क्या मतलब है? सोर्स लगी हुई हो किसी के साथ। तो इसका मतलब ये कि दो एक तरह से, यानी कह ले कि डिफरेंट चीजें हो गई। कि पहली चीज जो थी उसमें सोर्स नहीं थी मुकम्मल तौर पे। इन दोनों में खासियत है कि सोर्स है दोनों में। क्या ख्याल है आपका? ये खासियत तो है ना? यानी जो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है वो सोर्स का है कि टाइप 1 जो है उसमें इन द एंड सोर्स नहीं बचेगी और आखिर में सर्किट रुक जाएगा, डेड हो जाएगा। जबकि टाइप 2 और टाइप 3 दोनों के अंदर आखिर में सर्किट डेड नहीं होगा बल्कि चल रहा होगा, क्योंकि सोर्सेज मौजूद है। भाई सही कह रहा हूँ? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, अब इसको मैं रब कर देता हूँ। अब जरा देखेंगे क्या लिखा है इसमें। आपको कंप्लीट रिस्पॉन्स निकालना है। कंप्लीट रिस्पॉन्स, ड्रिवन सर्किट है ना, कंप्लीट रिस्पॉन्स, ये दो चीजों का मजमूआ है। पहली चीज है नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स कौन देता है? ये स्टोरेज एलिमेंट्स। यानी जो सोर्स फ्री आप पढ़ रहे थे वो क्या था? सोर्स फ्री सर्किट्स जो पढ़ रहे थे वो बेसिकली नेचुरल रिस्पॉन्स ही था ना? सही कह रहा हूँ? देखिए ये स्टोर्ड एनर्जी है, तो ये क्या है? नेचुरल रिस्पॉन्स। और इसमें आप प्लस कर रहे हैं दूसरी टाइप को, उसका नाम है फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ये नई चीज आई है, ये पहले नहीं थी, क्योंकि सोर्स फ्री के अंदर कोई सोर्स ही नहीं लगी हुई थी। जब सोर्स नहीं थी तो कोई फोर्स चीज नहीं थी। जबकि यहाँ पर फोर्स रिस्पॉन्स का मतलब है कि सप्लाई जो लगी हुई है उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज कॉल्ड फोर्स रिस्पॉन्स। तो कंप्लीट रिस्पॉन्स कब होगा? जब आप नेचुरल और फोर्स्ड को ऐड कर देंगे। इसको दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं कंप्लीट रिस्पॉन्स को, कि नेचुरल को हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं और फोर्स को हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? भाई बोलो तो, आवाज आ रही है? हेलो? Yes, sir. देखिए हम नेचुरल रिस्पॉन्स को, यानी नेचुरल रिस्पॉन्स कह लें या ट्रांजिएंट कह लें, एक ही बात है। इसी तरह फोर्स्ड कह लें या स्टेडी स्टेट कह लें तो भी एक बात है। आप देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, ये स्टोर्ड एनर्जी की वजह से होता है, और इधर क्या कह रहे हैं? टेम्परेरी पार्ट है, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी की वजह से जाहिर है टेम्परेरी चीज हो सकती है। जब स्टोर्ड एनर्जी खत्म तो टेम्परेरी पार्ट भी खत्म। इसी तरीके से फोर्स रिस्पॉन्स आपका इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से हो रहा है, जो हमेशा रहेगा, तो ये परमानेंट पार्ट हो गया। तो आपको इसका मतलब इस ड्रिवन आरएल सर्किट्स में आपको दो किस्म का काम करना पड़ेगा, नेचुरल और फोर्स का। जबकि सोर्स फ्री में आपने सिर्फ नेचुरल का काम किया है। यहां तक क्लियर बात? जी आगे चलो। जी सर। ओके देखिए कंप्लीट रिस्पॉन्स वही लिखी क्वेश्चन जो अभी पढ़ी थी, ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि इट इज द सर्किट्स टेम्परेरी रिस्पॉन्स दैट विल डाई आउट विद टाइम। तो आपने सोर्स फ्री में जो ट्रांजिएंट पढ़ रहे थे वो क्या देख रहे थे? आपको याद है ना ग्राफ? वो जो हम ग्राफ बनाते थे वो कैसे ग्राफ होता था कि अगर करंट का ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो करंट यूं आ रहा है कांस्टेंट, और उसके बाद जो ट्रांजिएंट आता था तो वो यूं डाई आउट हो जाता था 5 टॉप के पास तकरीबन। पढ़ा था ना आप लोगों ने? ये याद है?
Yes, sir. तो ट्रांजिएंट रिस्पांस इस चीज को कहते हैं जो कि वक्त के साथ साथ क्या हो जाए, डाई आउट हो जाए। मगर स्टडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है? इट इज द बिहेवियर ऑफ द सर्किट। देखो ये बिहेवियर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक होता है वेदर, याद होगा आपको, और एक होता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो होता है वो बेसिकली स्टडी स्टेट है, और वेदर जो होता है वो बेसिकली ट्रांजिएंट है, क्योंकि वेदर तो बदलता रहता है, क्लाइमेट किसी जगह का हमेशा एक कांस्टेंट चीज रहती है। ये बिहेवियर है। तो स्टडी स्टेट रिस्पांस क्या है? सर्किट का बिहेवियर है जो कि लॉन्ग टाइम रहेगा आफ्टर एन एक्साइटेशन इज अप्लाइड। यानी कोई भी सोर्स जब आप अप्लाई करेंगे, कोई भी सोर्स, यानी ये जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन है इसका मतलब है सोर्स। कोई भी आप सोर्स अप्लाई करेंगे तो सोर्स अप्लाई करने के कुछ देर के बाद जब ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा तो जो चीज बचेगी वो बिहेवियर होगा सर्किट का, और वो स्टडी स्टेट रिस्पांस कहलाएगा। तो ये दो रिस्पांसेस की डेफिनेशन हो गई आपके पास। क्लियर? तो कोई सवाल? आगे चलो, आगे चलो भाई। Yes, हेलो, sir. आवाज आ रही है ना मेरी सबको? Yes, sir. आ रही है। Yes, ये sir. देखिए नेचुरल एंड फोर्स रिस्पांस यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, हम लोग इस वक्त सर्किट्स कौन से पढ़ रहे हैं फिलहाल। हम जरा गौर से देखिए, हम लोग इस वक्त ये सर्किट्स पढ़ रहे हैं, आरएल सर्किट्स। इसी की हेडिंग दी थी ना आरएल की, यानी अभी आरसी सर्किट्स नहीं पढ़ रहे हैं। और आरएल सर्किट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंडक्टर करंट होता है। पता है ना इस बात का आपको? आरएल सर्किट में सबसे चीज इंपॉर्टेंट इंडक्टर करंट होता है, पता है ना इस बात का? Yes, sir. तो कंप्लीट रिस्पांस वो कह रहा है कैसे निकल सकता है, तो उसने क्वेश्चन लिखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इंडक्टर करंट जो कंप्लीट होगा वो बराबर होगा आई एन प्लस आई एफ। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल एंड एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स्ड। तो कंप्लीट रिस्पांस इन्हीं दोनों का सम था ना, नेचुरल और फोर्स्ड का। याद है आप लोगों को? बोलिए। तो ये है नेचुरल, ये है फोर्स्ड। अब आपको क्या करना है? इसको अलग निकालना है, इसको अलग निकालना है, दोनों का सम करना है, तो आपका कंप्लीट रिस्पांस आ जाएगा, जो कि हम चाहते थे मालूम करना। तो देखिए फोर्स रिस्पांस आपके लिए नई चीज है, नेचुरल आप पहले भी करते हैं। तो ये रहा नेचुरल का फॉर्मूला, ये वही सोर्स फ्री वाला फॉर्मूला नहीं आ गया? चेक करें, आई नेचुरल ये लिखा हुआ है ए ई माइनस टी बाई टॉ लिखा है बेसिकली। चेक करें, क्योंकि टॉ क्या होता है? एल बाई आर। जी सर। तो यही हम लोग यही पढ़ रहे थे ना। हमारा क्या फॉर्मूला था जो अभी तक हम सोर्स फ्री में पढ़ रहे थे? हमारा फर्क सिर्फ ये आ रहा था कि ए नहीं था बल्कि आई नॉट। I नॉट था। यहाँ आई नॉट नहीं होगा, ए होगा। वजह क्योंकि आई नॉट है इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पर चूंकि सिर्फ ए की रिस्पॉन्स था तो आपने इनिशियल डाल दिया। याद होगा आपने डेरिवेट हमने जब शुरू में किया था ना तो ए ही था, ए को हमने कैलकुलेट किया था। रुकें जरा, ये मुझे आपको दिखाना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगी। जरा पहली स्लाइड पे चलते हैं, जो पहली स्लाइड हमने सोर्स फ्री की पढ़ी थी, जरा देखें, काफी पीछे होगी। ये सोर्स फ्री आरसी सर्किट जब हमने सॉल्व किए थे तो जरा आप इधर गौर करें। ये आपके पास ए आ रहा था ना, LNA डेरिवेशन में, याद है? ये हमने डिराइव किया था ना ये आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो ए आ रहा था। तो जरा आगे चलें, ये देखें फॉर्मूला क्या बन रहा है? VT इक्वल्स टू ए ई माइनस टी अपॉन RC स्टॉप। ए आया था और ए को हमने क्या कहा था? वो इनिशियल कंडीशन है V नॉट, तो हमने V नॉट रख दिया था। भाई याद है आप सबको? तो बेसिकली तो इक्वेशन में ए आया था, ए को हमने V नॉट कहा था, और जब इंडक्टर किए थे तो ए को हमने I नॉट कह दिया था। तो यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन डायरेक्टली ऐसे नहीं रख सकते, इसलिए वो ए ही रह गया। वहां पर ए में हमने I नॉट डाल दिया था, यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं डाल सकते। अभी कैसे डालेंगे आगे बताता हूँ आपको। ये देखिए, तो इसमें आपने ए ही छोड़ देना है। तो ए की वैल्यू अभी आपको फाइंड आउट करनी है, यानी ए मुझे अभी मालूम नहीं है, ठीक है? जो ए है यार, एक मिनट, ये जो ए है ये अभी मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, और ये फोर्स रिस्पांस कैसे निकलेगा? इसको आप छोड़ दें, क्योंकि ये निकलेगा सर्किट को देखकर, और ये सर्किट को देख के कैसे निकलेगा? ये निकलेगा मिड वन वर्किंग, यानी वही एनालिसिस। क्योंकि ये क्या चीज है? स्टडी स्टेट के सर्किट्स तो मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, याद हो आपको? मिड से पहले जो लास्ट क्विज दिया था वो डीसी कंडीशंस का था ना, जिसमें कैपेसिटर ओपन हो जाते हैं, इंडक्टर शॉर्ट हो जाते हैं और आप निकालते हैं वैल्यूज की। याद है आपको? आखिरी क्विज भी आपका ऐसे का था ना। तो ये वैसे निकलेगा, तो इसी सर्किट देख के हम निकाल लेंगे। तो जब ये वैल्यू निकल आई तो सबसे पहले हमारा फोर्स रिस्पांस तो कैलकुलेट वैसे ही निकल आएगा, यानी सर्किट देखकर। तो ये हमारा निकल आया। फिर हम इसको यहाँ रख देंगे वैल्यू को इस इक्वेशन में, और इसको यहाँ रख देंगे, और फिर लिखा है कि अप्लाई द इनिशियल कंडीशंस टू इवैल्यूएट ए। फिर इनिशियल कंडीशन लगाकर हम ए की वैल्यू निकालेंगे, और जब एक दफा ए की वैल्यू आ गई
टॉ तो हम वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे, तो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इतना सारा हमने इसमें कचरा कर दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बेसिकली आपको ये इक्वेशन लिखनी है और इन दोनों को बारी बारी फाइंड आउट करके इक्वेशन में रखकर टोटल इक्वेशन निकालनी है। दैट इज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव जो कि हमें करना है। अब ये होगा कैसे, तो जाहिर है इसको जब तक आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे आपको बात समझ में मुकम्मल तौर पर आएगी नहीं। तो आइए जरा आगे चलते हैं। ले आ गई एग्जाम्पल आपके पास, पढ़े क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़े। फाइंड IT फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम इन द सर्किट। तो आपको तमाम वैल्यूज के लिए निकालना है, तो पहले भी निकालना है और बाद के लिए भी निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि t<0 का सर्किट बनाएंगे। t<0 का सर्किट जी कैसे बनेगा मुझे बताएं। ये 50 वोल्ट की सोर्स है, ये तो हमेशा रहेगी ना, हाँ यस सर। इस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। नो सर। ओके, और ये देखें ये है ut। जब t<0 है इसका ना t की वैल्यू माइनस है, तो जब यहाँ पर माइनस आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ut का 0 0 और 50 को 0 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब शॉर्ट पाथ, तो यानी ये सप्लाई नहीं होगी। ऐसे कर लेते हैं, सही है। यस सर। और ऐसे ओके सर। ये सर्किट बनाने सबसे अहम होते हैं, याद रखें इसमें। जैसे सर्किट नहीं बनाया नंबर नहीं मिलेंगे, इसी तरह सर्किट गलत बनाया तो भी सारे नंबर कैसे मिलेंगे, काम गलत हो जाएगा। और इंडक्टर क्योंकि ये स्टडी स्टेट बना रहे हैं, क्योंकि <0 मतलब पता नहीं कब से <0 है, तो ज़ाहिर इंडक्टर शॉर्ट होता है, पता है ना आपको स्टडी स्टेट में। यस सर। जैसे उसमें करते थे <0 के लिए बनाते थे, याद नहीं आपको, अभी जो हमने वो पढ़ा था आपका। याद आ हाँ यस सर। ये आपका हो जाएगा I0- यानी t से पहले पहले। तो अब अगर गौर करें इसमें आप, तो आपको पता चला होगा जो करंट यहाँ से निकलेगा वो 6 में जाएगा ही नहीं, सारा यहाँ से निकल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो रहा है ना। यस सर। तो इसका मतलब I0- की वैल्यू सिंपल क्या होगी 25 एम्पियर। क्या ख्याल है आपका। यस सर। अच्छा इसको मैं चाहूँ तो L भी लिख सकता हूँ, इंडक्टर करंट है ना ये, चले I लिख लें क्योंकि इंडक्टर करंट I दिया हुआ इन्होंने। भाई यहाँ तक क्लियर बात सबको। यस सर। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात तो कह सकता हूँ धड़ल्ले से, क्या क्या कह सकता हूँ बताएं, कि I0- ये लाजमी तौर पे बराबर होगा I0+ के, क्योंकि इंडक्टर अपने करंट को 0 टाइम में चेंज होने नहीं दे। ये मुझे हमेशा मेरे पास रहेगी। ओके अब एक काम करें, t<0 का सर्किट बनाएं। इसमें 3 किस्म के सर्किट बनाएंगे, <0, <0 और τ1 निकालने के लिए सर्किट। 3 सर्किट बनेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। अब जब आप ये सर्किट बनाएंगे तो कैसा सर्किट बनेगा बताइए। आप कहेंगे सर 50 वोल्ट की सोर्स एलईडी रहेगी और अब ये भी आ जाएगी। क्या ख्याल है आपका। यस सर। यस सर। एक तरह से देखा जाए तो केस 3 बन रहा है ये 50 वोल्ट। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सर्किट बना है, कोई बात नहीं। ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 6 ओम, और ये आपका, इसको आप IT कर लीजिए। ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब आपको ये IT फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ पर जब IT की, आपको याद होगा लास्ट टाइम हम ये करते थे इक्वेशन लिख रहे थे, तो अब इक्वेशन आप ये लिखेंगे फोर्स प्लस नेचुरल। यहाँ तक क्लियर। यस सर। अच्छा बल्कि इसमें 4 किस्म के सर्किट बनेंगे, क्योंकि अभी फोर्स भी आपको सॉल्व करना है, ये भी तो सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक नया सर्किट बनेगा, ये एक नया काम हो रहा है। देखिए अब आप फोर्स कैसे निकालेंगे, आप ऐसे निकालेंगे कि आप ये सोचें ये सर्किट आपका फाइनल सर्किट है जो ये बना हुआ है, क्योंकि ये <0 का है। इसमें अभी ट्रांजिट रिस्पॉन्स है। फोर्स कब निकलेगा, जब ट्रांजिट रिस्पॉन्स मुकम्मल तौर पर डाई आउट हो जाए और ये स्टडी स्टेट में आ जाए। तो स्टडी स्टेट का सर्किट अगर मैं बनाऊंगा तो इस सर्किट में ये जो ये बना हुआ है और स्टडी स्टेट के सर्किट में क्या डिफरेंस होगा, कोई बता सकता है बच्चा। इस सर्किट में और स्टडी स्टेट के सर्किट में क्या डिफरेंस होगा। इंडक्टर शॉर्ट होगा। अरे जबरदस्त यार, जिसने भी जवाब दिया बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि यही एक फर्क है और तो कोई फर्क नहीं। इंडक्टर उसमें तो शॉर्ट नहीं ना, लेकिन ये दोबारा शॉर्ट हो जाएगा स्टडी स्टेट में। बिल्कुल सही बात, समझ में आई सबको। यस सर। यहाँ का जो करंट होगा ना अब वो कहलाएगा I फोर्स्ड। इस तरह से निकालना है फोर्स करंट। यानी जो सर्किट आप बना रहे थे ये <0 का, उसको बहुत देर के बाद सोचें जब आपकी ट्रांजिएंट मुकम्मल खत्म हो चुकी हो और स्टडी स्टेट आ चुका हो। तो स्टडी स्टेट आने का मतलब सिंपल ये है कि आपका इंडक्टर शॉर्ट हो गया होगा और अगर कैपेसिटर लगाया तो वो ओपन हो गया होगा। तो इंडक्टर शॉर्ट का करंट निकालना है तो अगेन करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा, है ना। तो फोर्स करंट अगर मैं निकालूं तो वो सिंपली क्या आएगा, अब 50 नहीं है बल्कि दोनों
जमा हो रही है 100/2 यानी 50 एम्पियर। क्या ख्याल है, बात समझ में आई? यस सर। यस तो ये आपने फोर्स्ड रिस्पॉन्स तो निकाल लिया। अब रह गया नेचुरल। नेचुरल की इक्वेशन आप सब जानते हैं क्या होती है। नेचुरल की यहाँ लिख लेता हूँ। नेचुरल की इक्वेशन क्या होती है, ए ई माइनस टी बाय टॉ। इस पे देखा जाए तो ए तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, असल चीज है टॉ। टॉ रह गया, तो टॉ क्या होता है, एल अपॉन आर इक्वलेंट, यही होता है ना। यस सर। इसका सर्किट फिर Yes. नए सिरे से बनेगा। ये 4 सर्किट बन गए, लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, ये बहुत देर के लिए यानी इन्फिनिट टाइम के लिए बहुत देर बाद, और इसको वही करना है जो हम मिड 2 के लिए हमने किया था। सबसे पहले लोड आइडेंटिफाई करेंगे, तो लोड तो इसमें इंडक्टर ही होगा, और तमाम सोर्सेस को किल कर देंगे, तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगी। तो सर्किट कैसा बनेगा आर इक्विवेलेंट के लिए, आप कहेंगे सर ये शॉर्ट है, ये 2 है, ये 6 है, और ये आपका ओपन है, और यहाँ आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। सही कह रहा हूँ? यस सर। आर इक्विवेलेंट क्या आया, 2 पैरेलल 6। हाँ यस सर। यही आएगा ना। अब मुझे रब करनी पड़ेंगी चीजें। यस सर। तो रब कर दूं थोड़ा सा, ये काम 25 ये रब कर दूं। यस सर। ये सर्किट में जरा रब कर देता हूँ, यहाँ जगह थोड़ी सी बनानी पड़ेगी ना। तो ओके, अब मैं जरा सब्स्टिट्यूट करूँ, अगर ये 2 और 6 को जरा करें सॉल्व, कितना आता है 12/8 1.5। बताएं तो कितना आ रहा है, 3/1.5, यही आ रहा है ना। अरे बोलो ना यार। जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये Yes, कितना sir. आ गया, 2 सेकंड हो गया ना। तो यहाँ पे मैं नेचुरल करंट की इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्या आएगी, ए ई माइनस टी बाय टॉ। तो 2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 0.5 टी। सही है? यस सर। ओके, अब फाइनल इक्वेशन लिखिए। फाइनल इक्वेशन आपकी क्या होगी, आप कहेंगे कंप्लीट इक्वेशन होती है फोर्स प्लस नेचुरल। फोर्स शेरा कितना है 50 प्लस ए ई माइनस 0.5 टी। बताओ, कंप्लीट इक्वेशन लिख दी मैंने, सही है भाई? कंप्लीट जी, sir. इक्वेशन ठीक है। ये भी मैं जरा रब कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें मुझे पता है अननोन सिर्फ एक ही रह गया ना, ए। यस सर। ए को आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाइंग, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग जो कि उसमें दिया होता है इनिशियल कंडीशंस। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है, वो दी हुई है कि I0 माइनस और I0 प्लस दोनों किसके बराबर है 25 एम्पियर। तो मैं टी की वैल्यू को अगर 0 रख दूं, यहाँ पे रख दूं टी की वैल्यू को 0, तो बताएं इस इक्वेशन में क्या आएगा, आप खुद बताएं। टी को 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 50 प्लस ए ई में टी की पावर 0 रखूंगा तो ऊपर 0 आ जाएगा ना, ए की पावर 0। सही कह रहा हूँ? यस सर। जी, sir. और Yes, sir. तो क्या होता है 1। 1 होता है। तो ये जो 0 है, तो 0 माइनस ले लो या 0 प्लस ले लो, दोनों सूरतों में 0 की वैल्यू 25 है। यहाँ 25 आ गया, ये इधर ले आए, ये -50 हो गया, और इधर रह गया ए, और इसके हो गया 1। तो ए की वैल्यू क्या आई बताएं? -25। -25. आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, आप कहेंगे सर फाइनल इक्वेशन बनेगी 50 माइनस 25 ई माइनस 0.5 टी। ये आपकी फाइनल इक्वेशन। That's the way through which you can solve this question. आई बात समझ में सबको? यस सर। अब जरा आंसर चेक करें, क्या आंसर जो इन्होंने लिखा है वो यही है जो मेरा आ रहा है या डिफरेंट है? मैं जरा रब कर देता हूँ चीजें। ये अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी? हाँ, रिकॉर्डिंग देख लिया करो भाई, नहीं हुई तो फिर आपका ही लॉस होगा। जी बताइए जरा, आंसर यही आ रहा है जो मैंने निकाला है या कुछ और आ रहा है? बस 25 को सर कॉमन ले रहे हैं।
असल में उन्होंने पता है या आंसर एक ही है, आंसर में कोई फर्क नहीं, सही कह रहे हैं ये 25 को इन्होंने ये किया है कि यूटी लिखकर बताया है कि ये जो टर्म है ना ये पॉजिटिव टाइम के लिए टर्म है, क्योंकि यूटी नेगेटिव टाइम के लिए तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि और ये हमेशा रहेगा, इसका मतलब ये कि जब टाइम नेगेटिव होगा तो सिर्फ 25 एम्पियर आ रहा होगा और जब टाइम पॉजिटिव होगा तो ये पूरा आ रहा होगा। ये उन्होंने बताया क्योंकि इसने कहा था फॉर ऑल टाइम्स, फॉर वैल्यूज ऑफ टाइम इन द सर्किट, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम, इसलिए उन्होंने ये कर दिया। बाकी आंसर यही है, एक ही बात है, आप ऐसे लिख रहे हैं वैसे लिख रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं। बताएं भाई इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये इसका रिजल्ट है कि 25 एम्पियर पहले था, फिर वो बढ़ा और आखिर में 50 एम्पियर हो गया, क्योंकि फोर्स रिस्पॉन्स आपने देखा था ना 50 आ रहा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि केस 3 था, पहले से चल रहा था 25 एम्पियर आराम से आ रहा था, अचानक आपने एक सोर्स इजाफा कर दिया तो थोड़ी देर तक वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में थोड़ी सी अजीबोगरीब तरह से उसने बिहेव किया और थोड़ी देर के बाद वो 50 एम्पियर हो गया, सिंपल। देखिए ना, पहले 25 था फिर 50 हो गया, मगर बीच में ट्रांजिएंट आ गया, तो ये इसके रिस्पॉन्स की डायग्राम हो गई जी। यहां तक क्लियर सबको बात? यस सर। अच्छा, इसके बाद टाइम मेरे ख्याल से है हमारे पास 5 मिनट बचते हैं। सर 5 मिनट बस। 5 मिनट है, तो ये छोटा सा सवाल है, देख लेते हैं। आप वोल्टेज सोर्स ऑफ दिस इज इन सीरीज विद द 200 ओम एंड 400 फाइंड द मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, वो कह रहा है ये वाली सोर्स है, तो मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, तरीका वही है, सबसे पहले आपको t लेस देन 0 के लिए सर्किट बनाना है। ठीक है, तो t लेस देन 0 के लिए मैं सर्किट बनाता हूं, तो मुझे बताएं ये वाली सोर्स जो है वो लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? जल्दी से बताएं, ut आ रहा है इसमें, करेगी? नहीं करेगी ना? नहीं सर। ये बेसिकली तो मेरी मतलब बेसिकली ये सर्किट बना हुआ होगा ना, क्या ख्याल है आपका? यही होगा ना? यस सर। तो ये केस 2 हो गया क्योंकि डेड सर्किट है ये, इसमें तो कुछ भी नहीं है, केस 2 हो गया ना, डेड सर्किट है ना। तो वो पूछ रहा है कि इंडक्टर करंट को बताओ 0 माइनस पे, तो 0 माइनस पे मैं बता सकता हूँ कि इंडक्टर करंट जो है वो 0 माइनस पर कुछ भी नहीं होगा, 0 एम्पियर। सही कह रहा हूँ, क्योंकि सप्लाई नहीं थी ना, तो डेड सर्किट पड़ा हुआ था। एग्री? यस सर। फिर वो कह रहा है कि इसी इंडक्टर करंट को 0 प्लस पे बताओ, तो ये तो मैं फौरन बता सकता हूँ एक और नंबर पक्का के, भाई ये तो चेंज ही नहीं होता 0 टाइम में, ये तो हमें पता है ना, ये तो बराबर रहते हैं, है ना? यस सर। तो दोनों आंसर 0 आ जाएंगे पहले तो। तीसरा और चौथा आंसर कब निकल सकता है? जब कंप्लीट रिस्पॉन्स निकल आएगा, यानी आईटी वाला, है ना, क्योंकि वो तो आईटी में आईटी की इक्वेशन रखना पड़ेगा। तो आईएलटी की इक्वेशन क्या होती है आप बताएं? आई फोर्स प्लस आई नेचुरल, आई